भारत निर्वाचन आयोग कम कहिए, इसे भाजपा निर्वाचन आयोग कह सकते हैं। ये नहीं चाहते कि भारतीय संविधान के हिसाब से ये देश चले। ये भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बार बार देखिए उनमें संशोधन करके जो भारतवासियों के जो अधिकार हैं, जो भारत के रहने वाले लोगों के अधिकार हैं, उनको खत्म करने पर तुले हुए हैं। पहले आटे में नमक मिलाते थे, अब तो पूरा का पूरा नमक ही कर दिया इन्होंने। पूरे का पूरे घोटाले कर दिए। जनादेश का जनादेश लूट रहे हैं, समझे नहीं। ईवीएम गायब हो रही है, 20-20 लाख ईवीएम गायब हो जाती हैं, उनका पता नहीं चलता कहाँ जाती है। भी मिल जाती है। हाँ, तो कब्रिस्तान में भाई अभी तो ईवीएम मिल रही है। अभी जो अधिकार मांग रहे हैं वो भी कब्रिस्तान में जाएंगे, शमशान में जाएंगे जल्दी। इनके खिलाफ कौन जांच करेगा? इनके पीछे कौन? ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, सारी जांच एजेंसियां इनके पास हैं। उसके बावजूद अब ये बताओ कौन इंक्वायरी करेगा? अब जहाँ सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करें, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा हो गया है, एक पंगु बन गया है सरकार का, एक गुलाम बन गया है। समझे नहीं? और ये सरकारी झिंगा लाला, ये सब लुटेरे बैठे हैं। भारत निर्वाचन आयोग कम कहिए, इसे भाजपा निर्वाचन आयोग कह सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जैसा कि देखा पिछले दिनों में किसान आंदोलन रहा हो, किसान आंदोलन के दौरान भी बड़ी झड़पें हुई। उसके अंदर भी ये पुलिस वालों की वर्दी में आरएसएस के लोग घुस के बदतमीजियां करते रहे। इसी प्रकार ये देखा जाना जरूरी है कि भारत निर्वाचन आयोग में कौन है वो अधिकारी जो नहीं चाहते हैं बार बार ईवीएम मशीन के खिलाफ पार्टियों ने, विभिन्न प्रकार की अपनी पार्टियां, छोटी बड़ी पार्टियों ने विद्रोह किया, उनके खिलाफ आवाज बुलंद की। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग के देश की 1/3 आवाम ने इसका विरोध किया है, ईवीएम मशीन का। उसके बावजूद भी भारत निर्वाचन आयोग ये बार बार देता है कि नहीं ईवीएम सही है, ईवीएम सही है। तो इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग में कुछ कपटी, कुछ स्वार्थी, कुछ उग्रवादी टाइप के, मतलब कि आतंकवादी लोग भारत निर्वाचन आयोग में बैठे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि देश का जनादेश सही तरीके से लोगों को स्वीकार हो, लोकतंत्र सुचारू रूप से चले, संविधान जो बचा रहे, संविधान का खात्मा करना चाहते हैं ये लोग। ये वही लोग हैं जो भारतीय संविधान की प्रतियों की ये वो जलाते हैं प्रतियां, कहाँ पर? जंतर मंतर पर। तो ये वो लोग हैं और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होते, वो बेचारे यूं ही छोड़ दिए जाते हैं। वो सबके सब हैं, उन्हें सबकी जेल में होना चाहिए। जंतर मंतर पे संविधान की प्रतियां जलाने वाले लोग आपके जो है कि इलेक्शन डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। नहीं, उसी मानसिकता के हैं भाई। हाँ। ये वही लोग हैं। समझे? ये नहीं चाहते कि भारतीय संविधान के हिसाब से ये देश चले। ये भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बार बार देखिए उनमें संशोधन करके जो भारतवासियों के जो अधिकार हैं, जो भारत के रहने वाले लोगों के अधिकार हैं, उनको खत्म करने पर तुले हुए हैं। जबकि अच्छा, आप एक बात बताइए, ये ईवीएम आया कब और क्यों आया? ईवीएम आया ना भाई, आपको याद होगा जब एक नारा लगा, बोफोर्स तोप का मामला उठा राजीव गांधी के खिलाफ, तो उस वक्त बीपी सिंह आए, बीपी सिंह ने पार्टी बनाई जनता दल, और उस टाइम बहुत मतलब कि बहुत ही तेजी से एक आरक्षण के पक्ष में, चाहे ओबीसी आरक्षण हो, दलितों का हो, अल्पसंख्यक का हो, सभी को लेके जो एक आवाज थी जो कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम ने उठाई थी कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उस भागीदारी की जो लड़ाई सन जो है 1989 में जो तैयार हुई और चुनाव लड़ा, तो जनता दल बनाया पहली बार बीपी सिंह ने, और उन्हीं मंडल आयुक्त कमिश्नरों की रिपोर्ट को लागू करने के लिए एक आंदोलन हुआ और उस पर बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और वो बने तो इन्हें लगा कि ये तो कांग्रेस भी गई और भाजपा भी गई, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो पाखंडवादी मानसिकता के लोग हैं, जो धर्म के नाम पे इस देश के अंदर उन्माद मचा रखा है, धर्म के नाम पर खुद आरक्षण पा रहे हैं, धर्म के नाम पर दया और दान के नाम पर खुद भिक्षा को, भीख को तो आरक्षण के रूप में खा रहे हैं, उन्हें लगा कहीं ना कहीं हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। उन्हें लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जो भारत के जनादेश के साथ हम गड़बड़ी कर सकें, क्योंकि कपटी मानसिकता के लोग हैं, शुरू से छल और कपटी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, ढोंगी लगे लोग हैं, और विदेशियों की नाजायज मानसिकता की पैदाइश है लोग। तो वो लोग हैं, ये वहीं से ईवीएम ले आए, उन्हें लगा कि इसमें धीरे धीरे करेंगे। पहले आटे में नमक मिलाते थे, अब तो पूरा का पूरा नमक ही कर दिया इन्होंने।
पूरे का पूरे घोटाले कर दिए, जनादेश का जनादेश लूट रहे हैं, समझे नहीं। ईवीएम गायब हो रही है, 20-20 लाख ईवीएम गायब हो जाती हैं, उनका पता नहीं चलता कहाँ जाती है। भी मिल जाती है। हाँ, तो कब्रिस्तान में भाई अभी तो ईवीएम मिल रही है, अभी ये जो अधिकार मांग रहे हैं वो भी कब्रिस्तान में जाएंगे, शमशान में जाएंगे जल्दी, अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो ईवीएम देख रहे हो, लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान, और अभी देखा नहीं कोरोना काल में सबको पहुंचा दिया, कहीं शमशान कहीं कब्रिस्तान, और ये बैठे रहेंगे बेईमान, इनसे लड़ने की जरूरत है। तो ईवीएम जो घोटाला कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भारत निर्वाचन आयोग में आतंकवादी और देशद्रोही बैठे हुए हैं। अच्छा, इनके खिलाफ कौन जांच करेगा? इनके पीछे कौन? ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, सारी जांच एजेंसियां इनके पास हैं, उसके बावजूद अब ये बताओ कौन इंक्वायरी करेगा? अब जहाँ सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करें, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा हो गया है, एक पंगु बन गया है सरकार का, एक गुलाम बन गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी कई रिटायर जज आते हैं, वो चिल्ला चिल्ला कहते हैं साहब हमको से दबाव की स्थिति में काम कराया जाता है, हमको परेशान किया जाता है, बिल्कुल हम कहाँ जाएं। तो यही है कि जो चंचूड़ है, जो सुप्रीम है सुप्रीम कोर्ट के है, वो भी उनका भी देखा हमने कि भाई कई मामलों में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, मगर उसमें न्याय नहीं मिला। जो पीड़ित थे, जो शोषित थे, वंचित थे, है या इनका शोषण हुआ, चाहे महिलाओं को जैसे महिला खिलाड़ी थे, है उनकी सीबीआई सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी उनको दबा दिया गया, पुलिस के माध्यम से कहीं ना कहीं टॉर्चर किया गया, उनके आंदोलन को टॉर्चर किया गया और लोगों को तंग किया गया, महिलाओं को दर्दनाक पीड़ा। मतलब ये कहा कि कहीं ना कहीं हम पाखंडवादी व्यवस्था और सोच के लोग हैं, जैसे ये कहते थे मनुवादी, तो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं कि भाई किसी भी प्रकार से आप पैसा ले लो, धन ले लो, अगर आपका शोषण हो गया तो उसकी एक कीमत है, मतलब कि आपकी इज्जत वापस, उसका न्याय नहीं मिलेगा, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको समझौता करने पर मजबूर कर देते हैं लोग आपका शोषण करने के बाद। यही हुआ महिला खिलाड़ियों के साथ, यही हुआ किसानों के साथ, और यही हुआ देश के सेना के जवानों के साथ। भाई 3-4 साल की नौकरी कर दी, 15 साल से तो कहाँ जाएंगे सेना के जवान है, और भाई वन रैंक वन पेंशन के लिए बेचारे तरस रहे हैं। पूर्व सैनिक 80 लाख पूर्व सैनिक आज वन रैंक वन पेंशन के लिए रो रहे हैं, वो भी आत्महत्या कर चुके दो। अच्छा, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 15,000 से ज्यादा की आवेदन आ चुके हैं, फिर भी एक बहुत बड़ी आबादी भारत की सड़कों पे है, उसकी आवाज उठा रही है, बहुत छोटी बड़ी पार्टियां भी आवाज उठा रही हैं ईवीएम के खिलाफ, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट मौन है। लेकिन सरकार जो बोलती है कि ईवीएम इसलिए आया था कि वोटों की गणना जल्दी हो सके। गणना से मतलब ये बात है जनादेश, भारत के लोकतंत्र के साथ कोई बेईमानी ना हो। जब ईवीएम से बेईमानी हो रही है, बार बार सवाल उठ रहे हैं, और बात कहते हैं कि देर से, अरे देर से ही तो होगा। अब किसी भी चीज को ईमानदार से करो। आज क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि ईवीएम मशीन को जो चला रहे हैं या भारत निर्वाचन आयोग में बैठे हैं, क्या उसी दिन पैदा हो गए थे जिस दिन अम्मा ने और बाप ने स्वागत मना दी थी, उसी दिन पैदा हो गए थे क्या? 9 महीना लगाना पैदा होने में, भूतनी क्यों तुम्हें है? तो कोई चीज है अगर ईमानदारी, जितने दुनिया के देश हैं, जितने विकसित देश हैं, वो सब बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे हैं, समझे नहीं? और इन्हें लगी है बार बार सफाई देंगे भारत निर्वाचन आयोग, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी आदेश पारित कर चुका सन 2012 में कि भाई ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, मगर भारत निर्वाचन आयोग नहीं मांगा। भारत निर्वाचन आयोग में ये देखने की जरूरत है कि अधिकारी से लेकर और नीचे का कर्मचारी कौन कौन किस कौम का है, कोई जातिवादी कौन है, वो लोग जो नहीं चाहते हैं, कौन है वो 2% के लोग जो पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर रखा है, भारत की संपदा, धन को, समझे, मनी को। तो ये जो मनुवादी नहीं है, आज की डेट में मनीवादी हो गए, मनी पे विराजमान हो गए हैं, सांप की तरह, नाग की तरह। और जरूरत है, भारत को तो वैसे ही सपेरों का देश कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं भारतवासियों को कहीं सपेरा बनना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति बीन बजानी होगी ठीक से, तभी ये सांप को, सपोलों को टोकरे में बंद करके इनके दांत उखाड़ के इन्हें विषहीन कर दिया जाए, तब जाके हमारे अधिकार मिल पाएंगे। और ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, यह है ईवीएम। लेकिन जी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, किसी भी बड़ी पार्टी के बड़े नेता ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, इसका क्या मायने निकाला जाए? भाई कांग्रेस और भाजपा कौन है? कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, आरएसएस ने भाजपा और जनसंघ बनाई, तो कांग्रेस भाजपा एक ही, आरएसएस एक ही है।
तो वो काय को करेंगे भाई? वो कहते हैं 10 साल तू शासन कर, 10 साल हम शासन करें, बाकी मैनेजमेंट कर देंगे। किसी को कितने वोटों जिता देंगे किसी को, ताकि ये दिखाएं ईवीएम घोटाला नहीं है। मतलब पक्ष और विपक्ष एक ही है। बिल्कुल एक है, ये आपको बनाया जा रहा है। अगर ये दोनों एक ना होते तो इतनी बुरी स्थिति भारत की ना होती। और भी विश्वगुरु जो सोच रहे हैं, विश्वगुरु कब का बन गया होता, ये देश तो शुरू नहीं हुआ। आज रुपए की देखो क्या गिरती हुई दशा है, रुपए का पता ही नहीं चल रहा। सारी प्लास्टिक मनी कर दिया, आपको पता नहीं, आप पेटीएम कर रहे हो, एटीएम कर रहे हो, पेटीएम कर रहे हो, पेटीएम से पैसा निकल जाए, एटीएम से निकल जाता है। आज तक मुझे बता दो कोई व्यक्ति हो जिसका एटीएम से पैसा निकला हो, वापस मिला हो, रिकवर हुआ हो? किसी का नहीं हुआ। और अब तक हजारों मतलब कि लाखों इसके ऊपर शिकायतें दर्ज हो गई। तो कौन है? कहीं ना कहीं बैंक जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं सरकार जुड़ी हुई है, जो लोगों की जेब से डकैती मार रही है बैंक के माध्यम से। यही हाल नोटबंदी में हुआ। और यही चीज जो प्लास्टिक मनी कर दी है, आपको तो पता है, बोल के मोबाइल से पे हो रहा है, ये हो रहा है, कल आपका वहां से ब्लॉक कर दिया जाए, तो फिर कहाँ जाओगे जब आपके घर में पैसा नहीं है? तो हो गए बेकार। काय का आंदोलन करोगे? आंदोलन पैसे से करोगे, अधिकार लड़ोगे, किसी के लिए करोगे, 10 आदमियों को बुलाओगे, शादी ब्याह करोगे तो कुछ करोगे, पैसा चाहिए। अब आपका तो बैंकों में पड़ा है, इसीलिए तो नोटबंदी के नाम पे सारा पैसा इन्होंने बैंकों में कराया और उसे जब्त करा लिया। और फिर क्या कर दिया? प्लास्टिक मनी बना दी है। कहाँ पहले चांदी की, सोने की मनी होती थी, उसके बाद गिलेट आया, उसके 5 तत्वों का सिक्का आया अलग तरीके का, 5 धातु का, उन सबको खत्म करके आज प्लास्टिक मनी बना दी। और उसके बाद अब ये वो मनी है जो सूक्ष्म मनी है, मोबाइल से जाती है और मोबाइल से आती है, पता नहीं चलता कब घुसी कब निकल गई।